Hello everyone, welcome to Anthropod. So in this lecture we are going to discuss about the topic marriage, which is the topic 2.3. In this lecture we are going to discuss about the definition and the universality, laws of the marriage, types of the marriage, function of the marriage payments, ways of acquiring mates. So let's begin our lecture. सबसे पहले हम देखते हैं definition को. Marriage एज इंस्टीट्यूशन सेक्सुअल रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है एमंग द ह्यूमन बींग्स, और यह कल्चरल सैंक्शन और सोशल अप्रूवल को प्रोवाइड करता है फॉर द यूनियन बिटवीन द मेल्स एंड द फीमेल्स. तो यह एक कल्चरल सैंक्शन प्रोवाइड कराता है और एक सोशल अप्रूवल जिससे कि सोसाइटी एक्सेप्ट करे इस रिलेशनशिप को बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल्स. इट इज़ द कल्चरल रूल. तो मैरिज एक कल्चरल रूल होता है जो डिटरमाइन करता है कि किससे आपको शादी करनी है और किससे आपको शादी नहीं करनी है. तो ये एक कल्चरल रूल है जो मैरिज को डिफाइन करता है. व्हाट फॉर्म ऑफ मैरिज इज अलाउड इन वन सोसाइटी मे बी प्रोहिबिटेड इन द अनदर. तो एक तरह का जो शादी होता है वो एक सोसाइटी में अलाउड होता है जबकि वही दूसरे सोसाइटी में अलाउड नहीं होता है. In every human society, from the most simple to the most complex, has the institution of marriage. तो मैरिज का कॉन्सेप्ट हर ह्यूमन सोसाइटी में है, फ्रॉम द सिंपल सोसाइटी टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स. तो चाहे वो सिंपल सोसाइटी हो या मोस्ट कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हो, शादी का कॉन्सेप्ट जो है वो हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है. अब यहाँ कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं जिसे कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने दिया हुआ है. सबसे पहले जीपी मुर्डॉक का देखते हैं जो कि एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे. अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन दैट इन्वॉल्व्स द रेजिडेंशियल कोहैबिटेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली. तो मैरिज एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन होता है जो इन्वॉल्व करता है रेजिडेंस को, कोहैबिटेशन को, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और formation of nuclear family, means husband, wife and their children. Second definition कैथलीन गाउस ने दिया था जो कि एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट है. A relationship between a woman and one or more other person which provides that a child born to the woman under the circumstances not prohibited by the rules of the relationship is accorded full birth status, rights common to normal members of his society for the social stratum. तो इनके अनुसार एक वीमेन और एक या उससे ज़्यादा पर्सन के साथ उनका रिलेशन जो कि प्रोवाइड करता है कि एक जो बच्चा उनसे बॉर्न हुआ है वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में उनके किसी भी रिलेशनशिप से प्रोहिबिटेड ना किया जाए और उसका फुल बर्थ स्टेटस और उनका जो राइट है वो नॉर्मल मेंबर्स की तरह ट्रीट किया जाए सोसाइटी में फॉर द सोशल स्ट्रेटम. तो जो उनका सोशल रूल है उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी उस बच्चे को एक्सेप्ट करे जो एक वीमेन और एक मैन के रिलेशनशिप के थ्रू हुआ है. थर्ड डेफिनेशन है कि मैरिज इज़ अ यूनियन बिटवीन अ मैन एंड अ वीमेन सच दैट the children born to the women are recognized as legitimate offspring to the both the parents. तो मैरिज एक यूनियन है बिटवीन मैन एंड वुमेन और इनसे जो बच्चे बॉर्न होते हैं वो लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग होते हैं फॉर द पेरेंट्स. तो जो बोथ पेरेंट्स हैं मैन एंड वुमेन मीन्स फादर एंड मदर, तो ये लेजिटिमेट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस ऑफ स्प्रिंग के लिए. नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सैलिटी ऑफ द मैरिज. तो यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैरिज को समझने से पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. हाउ डज वन मैरी, एक इंसान शादी कैसे करता है. whom डज वन मैरी, एक इंसान शादी किससे करता है. एंड हाउ कैन अ पर्सन मैरी एट अ टाइम, और एक पर्सन एक समय पे शादी कैसे करता है, क्या प्रोसेस है.
The religious communities, castes and the tribes in India present a complex societies of the rules and the customs of the marriage. तो हर सोसाइटी में मैरिज का कॉन्सेप्ट और उनके कस्टम्स बदल जाते हैं। यहाँ कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे ट्रेडिशनल नायर्स ऑफ द केरला, जो कि एक संबंधम टाइप ऑफ मैरिज को प्रैक्टिस करते हैं। जो हस्बैंड और वाइफ्स होते हैं वो सेपरेटली रहते हैं और दे डू नॉट हैव द इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और वो जब सेपरेट रहते हैं तो उनके बीच में कोई भी इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं होता है। दे डू नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली, वो जब साथ नहीं रहते हैं तो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट भी वो फुलफिल नहीं करते हैं। द मैरिज अमंग द नायर्स इज द पेक्यूलियर दैट इट हार्डली फिट्स इनटू दिस डेफिनेशंस विच सपोज टू बी यूनिवर्सल। तो मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है उसको ये सोसाइटी, नायर सोसाइटी फुलफिल नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी ये मैरिज का कॉन्सेप्ट माना जाता है। अब लॉज ऑफ मैरिज पे आते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज होते हैं सोसाइटी में। इसमें सबसे पहला होता है इंडोगेमी। इंडोगेमी में क्या होता है कि मैरिज होती है विद इन इट्स वंस ओन कल्चरल ग्रुप। तो ओन कल्चरल ग्रुप में जो मैरिज होता है उसे हम इंडोगेमी कहते हैं। और ये ओन कल्चरल ग्रुप में फैमिली, लीनेज या क्लैन आते हैं, और ये डिपेंड करता है डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट कल्चर पे। नेक्स्ट वन इज़ द एक्सोगेमी। एक्सोगेमी रिक्वायर्स अ पर्सन टू मैरी आउटसाइड वंस ओन कल्चरल ग्रुप। तो यहाँ पे एक पर्सन अपने कल्चरल ग्रुप से बाहर शादी करता है और इसे हम एक्सोगेमी बोलते हैं। और ये कल्चरल ग्रुप फैमिली, लीनेज, क्लैन एक्सेट्रा होते हैं। हाइपरगेमी। हाइपरगेमी में क्या होता है कि अ वीमेन ऑफ द लोअर स्टेटस ग्रुप। तो वीमेन जो है वो लोअर स्टेटस ग्रुप से बिलोंग करती है, जो कि मैरिज करती है अ मैन ऑफ द हायर स्टेटस। तो लोअर स्टेटस की वीमेन और हायर स्टेटस का मैन जब शादी करते हैं तो हम इसे हाइपरगेमी मैरिज कहते हैं, और इसे हम अनुलोम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हाइपोगेमी। हाइपोगेमी में इसका अपोजिट हो जाता है हाइपरगेमी के, अ वीमेन ऑफ द हायर सोशल स्टेटस। तो वीमेन का सोशल स्टेटस हाई है और वह एक लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के मैन से जब शादी करती है तो ये हाइपोगेमी मैरिज होता है। इंसेस्ट ताबू, तो ये प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स रिलेशन होता है विद द कल्चरली क्लोज रिलेटिव्स। तो जो कल्चरली क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, उनके साथ ये सेक्स रिलेशन को प्रोहिबिट करता है। जैसे ब्रदर सिस्टर का रिलेशन होता है, फादर डॉटर का रिलेशन होता है, मदर सन का रिलेशन होता है, तो ये इंसेस्ट ताबू के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ मैरिजेस। तो डिफरेंट सोसाइटीज़ के कल्चर और नॉर्म्स के हिसाब से मैरिजेस भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिसमें होता है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ मैरिज, प्रिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैरिज और प्रोहिबिटेड फॉर्म ऑफ मैरिज। तो एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ मैरिज। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ मैरिज में 4 तरह की मैरिज होती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है मोनोगेमी। मोनोगेमी में कि एक मैन एक विमेन के साथ जब शादी करता है तो इसे मोनोगेमी बोलते हैं। पॉलीगेमी में एक मेल जब नंबर ऑफ फीमेल्स के साथ शादी करता है, मीन्स कि एक आदमी की बहुत सारी वाइफ्स हों, तो ये पॉलीगेमी का कॉन्सेप्ट होता है। पॉलीएंड्री जब एक फीमेल एक से ज़्यादा या उसके एक से ज़्यादा हस्बैंड हो एक टाइम पे, तो वो पॉलीएंड्री होता है। और लास्ट वन इज़ द एंडोगेमी। एंडोगेमी में कि मैरी विद इन ए कल्चरली डिफाइंड ग्रुप जिसका वो मेंबर है। तो एक कल्चरली डिफाइंड ग्रुप के अंदर वो जब शादी करता है तो यह एंडोगेमी होता है, जो कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ मैरिज के अंडर में आती है। नेक्स्ट वन इज़ द प्रिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैरिज। प्रिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैरिज में एक सर्टेन कैटेगरी के रिलेटिव्स को प्रिफर किया जाता है मैरिज के लिए। इसकी जो कैटेगरीज हैं उसमें है क्रॉस कजिन मैरिज। क्रॉस कजिन मैरिज में कजिन्स जिनके पेरेंट्स जो हैं वो ब्रदर्स या सिस्टर्स होते हैं, और इसमें हम इंक्लूड करते हैं फादर सिस्टर चिल्ड्रन, जो कि पेरेंटल क्रॉस कजिन हो गया, कि एक ही पेरेंट्स के चिल्ड्रन और उनके चिल्ड्रन। तो एक ही पेरेंट्स के चिल्ड्रन जो फादर और उनकी सिस्टर हो गई, और उनके बच्चों के बीच में जो मैरिज होता है
वो पेरेंटल क्रॉस कजिन मैरिज हो गया। एंड ऑन द वन साइड, और दूसरी साइड उनकी मदर्स ब्रदर्स चिल्ड्रेन, तो ये मैटरनल क्रॉस कजिन मैरिज हो जाता है, क्योंकि मदर और ये उनके मामा के बच्चों के बीच का जो रिलेशन होता है जिसे हम मैटरनल क्रॉस कजिन मैरिज बोलते हैं। तो ये क्रॉस कजिन मैरिज का कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा है पैरेलल कजिन मैरिज, मैरिज बिटवीन द चिल्ड्रेन ऑफ द सिबलिंग्स ऑफ द सेम सेक्स, सेम सेक्स मीन्स ब्रदर्स के चिल्ड्रन के बीच में। दिस इंक्लूड्स द मैरिज बिटवीन द चिल्ड्रन ऑफ द ब्रदर्स, भाइयों के बच्चों के बीच में, या फिर सिस्टर्स के बच्चों के बीच में, तो ये पैरेलल कजिन में होता है। सोरोरेट क्या होता है? कस्टम होता है बाय विच अ मैन इज ओब्लाइज टू मैरी द सिस्टर ऑफ हिज डिसीज्ड वाइफ। तो मैन जो है वो अपने, अगर उसकी वाइफ की मृत्यु हो जाती है तो वो उसकी बहन से शादी करनी पड़ती है, यानी कि अपनी साली से वो शादी करता है। और यह टर्म सोरोरेट जो है ओरिजिनेट हुआ लैटिन वर्ड सोरो मीन्स सिस्टर। तो ये कॉन्सेप्ट ही वाइफ के सिस्टर से रिलेटेड है, इसलिए सोरोरेट नाम दिया गया। नेक्स्ट वन इज़ अ लेवेरेट। लेवेरेट में एक कस्टम है जिसमें अपोजिट हो जाती हैं। इसमें अगर किसी विमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो विमेन अपने हस्बैंड के भाई से विवाह करती है, और ये कॉन्सेप्ट को जूनियर लेवरेट बोलते हैं। इफ़ द विडो रीमैरीज हर ब्रदर्स एल्डर ब्रदर, अगर यंगर ब्रदर से करती है तो उसे जूनियर लेवरेट बोलते हैं, और अगर एल्डर ब्रदर से करती है तो उसे सीनियर लेवरेट बोलते हैं। और लेवरेट वर्ड जो है ओरिजिनेटेड है फ्रॉम द लेवीर, इसका मतलब होता है ब्रदर। तो ये प्रिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैरिज होते हैं जिसमें कुछ रिलेशनशिप को प्रिफरेंस दी जाती है फॉर द मैरिज। नेक्स्ट वन इज़ अ प्रोहिबिटेड फॉर्म ऑफ मैरिज, जहाँ मैरिज प्रोहिबिटेड होती हैं, जैसे इंसिस्ट ताबू मैरिज। ये लगभग सारी ही सोसाइटी में होता है। और ताबू होता है मैरिज बिटवीन द कल्चरली क्लोज रिलेटिव, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ब्रदर और सिस्टर, मदर और सन, और फादर और डॉटर के बीच में मैरिज का ताबू होता है। एक्सोगेमी, एक्सोगेमी में क्या होता है कि पर्सन प्रोहिबिटेड होता है टू मैरी विद इन हिज कल्चरल ग्रुप सच एज लीनेज एंड द क्लैन। तो अपने लीनेज या क्लैन के बाहर शादी करनी होती है, अंदर शादी करना प्रोहिबिटेड होता है। नेक्स्ट वन इज अ फंक्शन ऑफ मैरिज। तो मैरिज का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, कैसे सोसाइटी में पार्टिसिपेटिव होता है। तो सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो होता है बायोलॉजिकल फंक्शन। तो लाइक अदर स्पेसीज ह्यूमन बीइंग मस्ट मेट इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। तो रिप्रोडक्शन के लिए एक मैरिज का कॉन्सेप्ट है जो एक उसका बायोलॉजिकल फंक्शन है, और ये बॉन्ड ऑफ मैरिज, मेटिंग, रिप्रोडक्शन और चाइल्ड रियरिंग को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट वन इज़ द इकोनॉमिक फंक्शन। इकोनॉमिक फंक्शन में इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। तो ये एक प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट करता है फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और मैरिज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द वर्क लोड अमंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो ये वर्क लोड को डिवाइड करता है बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ, और इससे वर्क लोड कम होता है। सोशल फंक्शन देखते हैं। तो मैरिज फॉर्मुलेट्स द पर्सन टू पर्सन रिलेशन एंड लिंकिंग द वन किन ग्रुप टू अनदर किन्स ग्रुप। तो एक फैमिली दूसरे फैमिली से कनेक्टेड होती है थ्रू द मैरिज, और यह एक सोशल फंक्शन होता है जो कि हेल्प करता है टू वाइडन द वेव ऑफ द सोशल रिलेशनशिप। तो यह एक सोशल रिलेशनशिप के वेव को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट वन इज़ द मैरिज पेमेंट्स। तो जब भी मैरिज का कॉन्सेप्ट आता है तो उसके साथ कुछ पेमेंट्स का एक भी कॉन्सेप्ट होता है जो सोसाइटी टू सोसाइटी उनके कल्चर और नॉर्म्स पे डिपेंड करता है। मैरिज पेमेंट्स टेक प्लेस बिफोर, आफ्टर और ड्यूरिंग। तो ये पहले भी पेमेंट्स हो सकता है, ये आफ्टर भी हो सकता है, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज भी हो सकता है। और इसे हम डाउरी या ब्राइड प्राइस के नाम से भी जानते हैं। तो डाउरी एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो कि एक कंपलसरी पेमेंट हो जाता है, जिसमें कि ब्राइड की फैमिली ग्रूम्स की फैमिली को या ग्रूम्स को पेमेंट करती है। तो डाउरी इंक्लूड्स करती है गुड्स या मनी, या दोनों चीज़ों को इंक्लूड करती है। और इसमें एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स, क्लॉथिंग्स एंड अदर यूजफुल मटेरियल्स आर ऑफन ऑफर्ड टू द ग्रूम और द ग्रूम्स फैमिली बाय द ब्राइड्स फैमिली। तो इसमें एक्सपेंसिव आभूषण, क्लॉथिंग्स एंड अदर
मटेरियल्स जो है ऑफर किए जाते हैं. इट इंडिकेट्स द स्पेशल पोजीशन ऑफ द ब्राइड ग्रूम इन द सोसाइटी. और इंडियन सोसाइटी के हिसाब से एक कॉन्सेप्ट भी होता है कि जितनी बड़ी डाउरी उतना अच्छा आपका सोशल पोजीशन होता है सोसाइटी में. नेक्स्ट वन इज़ द ब्राइड वेल्थ. ब्राइड वेल्थ तो कस्टम होता है मेकिंग पेमेंट्स टू द ब्राइड्स पेरेंट्स. तो यहाँ पे डाउरी से अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है. यहाँ पेमेंट ब्राइड के परिवार को या उसके पेरेंट्स को किया जाता है बाय द ग्रूम और द उसकी फैमिली और द ग्रूम्स फैमिली. इज़ द कॉमन इन द मोस्ट सोसाइटी. और ये मोस्ट सोसाइटीज़ में कॉन्सेप्ट है. द कस्टम इज कॉल्ड एज द ब्राइड वेल्थ विच अर्लियर रिफर्ड एज द ब्राइड प्राइस. तो ब्राइड प्राइस को ही हम ब्राइड वेल्थ के नाम से जानते हैं. और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? द ओराउंस ऑफ द छोटा नागपुर टेक क्लॉथ्स फॉर द ब्राइड एंड हर रिलेटिव्स. तो ओरांव जो ट्राइब है छोटा नागपुर का, वो क्लॉथ्स लेते हैं फॉर द ब्राइड्स और उनके रिलेटिव्स के लिए. जो न्यूअर ऑफ द साउथ अफ्रीका है वो कैटल्स लेते हैं. जो नागाज हैं वो बास्केट्स ऑफ द पैडी लेते हैं. तो ये मैरिज पेमेंट का कॉन्सेप्ट होता है. नेक्स्ट टॉपिक है वेज ऑफ अक्वायरिंग स्पाउस. कितने तरीक़ों से एक मैरिज को या एक स्पाउस को हम अक्वायर करते हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ में. तो अक्वायरिंग अ स्पाउस बाय द नेगोशिएशन. तो नेगोशिएशन से हम कैसे अक्वायर करते हैं? जिसमें जो गर्ल्स का पेरेंट्स होते हैं या बॉयज़ का पेरेंट्स होते हैं वो प्रपोजल को पुट करते हैं, जो कि नॉर्मल हर सोसाइटीज़ में एक अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट होता है. सेकेंड वन इज़ अ बाय एक्सचेंज. मैरिज पेमेंट के थ्रू जो मैरिज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया जाता है वो होता है बाय द एक्सचेंज. बाय द ट्रायल द बॉयज़ हैव टू प्रूव हिज क्वालिटीज़ एंड करेज एंड ब्रेवरी फॉर चूजिंग अ मेट ऑफ हिज चॉइस. तो यहाँ पे बॉय को प्रूव करना पड़ता है, जैसा कि पहले स्वयंवर का कॉन्सेप्ट था. तो यहाँ पे बॉयज़ अपनी क्वालिटीज़ के बेस पे अपना मेट चूज़ करता है. अक्वायरिंग स्पाउस बाय द इलोपमेंट, जिसे बोलते हैं रन अवे, भाग जाना. तो इंडिविजुअल जो होते हैं वो डिसोबे करते हैं अपने एल्डर्स के डिसीजन को और अपना स्पाउस खुद चूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं काइंड ऑफ लव मैरिज, जो कि उनके एल्डर्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस मैरिज को. एक्वायरिंग स्पाउस बाय द प्रोबेशन. इसमें जो ब्राइड और ग्रूम होते हैं अलाउड होते हैं टू स्टे इन द ब्राइड्स हाउस. तो ग्रूम ब्राइड के हाउस में जाता है और बिफोर मैरिज वो अलाउ होता है ब्राइड के हाउस में रहने के लिए बिफोर द मैरिज. तो ये होता है प्रोबेशन. अक्वायरिंग स्पाउस बाय द इंट्रूजन. तो इसमें एक गर्ल फोर्स करती है एक बॉय को टू एक्सेप्ट हर एज अ स्पाउस. तो एक लड़की के द्वारा जब फोर्स किया जाता है एक शादी के लिए तो उसे इंट्रूजन बोलते हैं. और कैप्चर होता है जब बॉयज़ कैरीज अवे द गर्ल्स बाय द फोर्स, जब बॉय फोर्स करता है गर्ल को मैरिज करने के लिए. अक्वायरिंग स्पाउस बाय द सर्विस, जब बॉय इनकैपेबल होता है गिविंग द ब्राइड प्राइस. तो जब लड़का इनकैपेबल होता है जो ब्राइड प्राइस की डिमांड की जाती है, जो कि ग्रूम्स फैमिली ब्राइड के फैमिली को ब्राइड प्राइस देती है और बॉय इनकैपेबल होता है देने में, तब वो लड़की के घर पे रुक करके वो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, जैसे एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड इधर बिफोर और आफ्टर द मैरिज. तो बिफोर या आफ्टर वो सर्विसेज के थ्रू ब्राइड प्राइस पे करता है. सो आज के लेक्चर में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.